हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टेट आर्ट्स जून 2025 आज 1 जून 2025 को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। इस वीडियो में हम फुल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, इसके आंसर की देखेंगे। एग्जामिनेशन का लेवल इजी टू मॉडरेट था। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, साइकोलॉजी सेक्शन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी का। मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। द मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज, द मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज पे ओवरऑल साइकोलॉजी की बात हो रही है। द मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर, प्रेडिक्ट द बिहेवियर, कंट्रोल द बिहेवियर। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा नियम अधिगम में दोहराई की आवश्यकता को महत्व देता है। विच लॉ ऑफ लर्निंग एम्फसाइज द नीड ऑफ रेपिटेशन इन लर्निंग। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये तीन लॉ दिए हैं थॉर्नडाइक ने। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स ये प्राइमरी लॉ तो नहीं है, प्राइमरी लॉ में तीन थे। रेपिटेशन ऑफ लर्निंग के लिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ यूज एंड डिस्कस भी कहा जाता है, सॉरी यूज एंड डिसयूज। लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए एज, इमोशन, इंटेलिजेंस ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ फैमिली ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये बाहरी कारक है, बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसी भी ह्यूमन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए थे साइकोलॉजी के। फोर्थ क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक होते हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वो होते हैं जो एक एवरेज बच्चा, जो नॉर्मल बच्चा होता है उससे अलग होता है। वो नॉर्मल बच्चे से ज्यादा इंटेलिजेंस भी हो सकते हैं या नॉर्मल बच्चे से बहुत ज्यादा कम आईक्यू वाले भी हो सकते हैं। तो एक्सेप्शनल में होता है जो नॉर्मल बच्चों से अलग है, चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं हो सकते हैं या बहुत डफर भी हो सकते हैं। बहुत डफर जो बच्चा होता है वो भी एक्सेप्शनल है, बहुत इंटेलिजेंट एंड गिफ्टेड है वो भी एक्सेप्शनल में आएगा। तो गिफ्टेड भी आएगा, क्रिएटिव भी एक्सेप्शनल होता है, क्योंकि क्रिएटिव सभी बच्चे क्रिएटिव नहीं होते, नॉर्मल से हटके होता है क्रिएटिव बच्चा, ये भी एक्सेप्शनल है। मेंटली रिटार्डेड है, मानसिक मंदित बच्चा है जिसका दिमाग बहुत कम है, आईक्यू लेवल बहुत कम है, तो वो भी एक्सेप्शनल है। तो तीनों ही ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। जो सिचुएशन यहाँ पे दी गई है, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और मानसिक मंदता वाले बालक, ये सभी विशिष्ट कैटेगरी में आते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण डैश का प्रकार है। तो ये एक इंडिविजुअल टेस्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंडिविजुअल टेस्ट है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कौन से मेथड में जो कंडीशंस होती हैं वो अपने कंट्रोल में रहती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो कंडीशंस रहती हैं वो अपने कंट्रोल में रहती हैं। इन एक्सपेरिमेंटल मेथड द कंडीशंस आर कंट्रोल्ड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अनुप्रयोगात्मक विज्ञान का प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ काइंड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शैक्षणिक या शैक्षिक मनोविज्ञान अनुप्रयोगात्मक विज्ञान का मनोविज्ञान का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8, किसका संबंध व्यवहारिक संप्रदाय से है। हु बिलोंग्स टू स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। जेबी वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म संबंधित है जेबी वॉटसन से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जेबी वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज देयर इज अ लैक ऑफ लैंग्वेजेस इन अ चाइल्ड। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में भाषा का अभाव होता है। भाषा का अभाव सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, संवेदीगामक अवस्था में होता है, क्योंकि उस समय बच्चा अपनी इंद्रियों से ही, अपनी सेंसेस से ही अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करता है। अपनी माँ से इशारों से ही हाथ हिलाता है, रोता है, हंसता है, अपने इमोशन से, अपनी सेंसेस को यूज करके वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। वो बात तो कर नहीं सकता, बहुत छोटा होता है, 0 से 2 साल के बीच आपकी सेंसरी मोटर स्टेज चलती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें लैंग्वेज का अभाव रहता है, भाषा का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, in which kind of reasoning the principles are formulated on the basis of specific examples। किस प्रकार के तर्क में विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। स्पेसिफिक एग्जांपल्स पहले दिए जाते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगमन तर्क या आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आगमन। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांत की ओर बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु propounded
ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए साइकोलॉजी की हमने 1 घंटे की लेक्चर अपलोड किया था 5 से 6 दिन पहले, उसमें ये सारे क्वेश्चन थे। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है थ्रस्टन। थ्रस्टन ऑप्शन सी करेक्ट होगा। थ्रस्टन प्रतिपादन किया था थ्रस्टन ने समूह तत्व सिद्धांत का। पूरा नाम था इनका लुइस थ्रस्टन। इसे थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 75 से 90 के मध्य होती है तो उसे कहा जाता है। इफ द IQ ऑफ इंडिविजुअल रेंजेस बिटवीन 75 to 90 ही इज टर्म्ड एज डल। अल्प बुद्धि वाला उसे कहा जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए अगर 90 से 110 के बीच में IQ रहता है तो वो सामान्य बुद्धि वाला बालक कहलाएगा या व्यक्ति कहलाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे 75 to 90 पूछा है तो वो डल की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक द गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बालक कठिन मानसिक कार्यों को करता है, बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली धीरे धीरे सीखता है, गलत है। हैज अ लेस वोकेबलरी। देखिए प्रतिभाशाली गिफ्टेड चिल्ड्रन है, उसका IQ बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी वोकेबलरी बहुत लेस नहीं, कभी भी नहीं होगी, ये भी गलत है। अपूर्वक सभी भी नहीं होगा, यानी कठिन मानसिक कार्यों को करते हैं। परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है? हु स्टेट लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। तो ये स्टेटमेंट है वुडवर्थ की। वुडवर्थ की स्टेटमेंट है लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, वुडवर्थ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, फिर से स्टेटमेंट है, किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के संबंधित अनुभवों का वर्णन करता है? ये स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो की स्टेटमेंट है एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। ओके, क्रो एंड क्रो की स्टेटमेंट है ये, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पावलव की है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पावलव रशिया से थे, क्लासिकल कंडीशनिंग है इन्होंने। क्लासिकल कंडीशनिंग में डॉग पे प्रयोग किया था, कुत्ते पे प्रयोग किया था, उसके सलाइवा पे। सलाइवा इस प्रयोग के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। कौन सा प्राइज मिला था इन्हें? नोबेल प्राइज। अगला क्वेश्चन है, यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में अवरोधक साबित होता है तो उसे कहा जाता है। इफ द लर्निंग इन वन सिचुएशन हिंडर्स द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन इज कॉल्ड। देखिए अवरोध साबित कर रहा है, यानी अड़चन ला रहा है, एक सीखा हुआ काम दूसरे काम की लर्निंग में, ओके, दूसरी सिचुएशन में वो दिक्कत कर रहा है, आपको हिंडर कर रहा है, तो वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, अगर वो हेल्प करता, जो आपने लर्नर वन सिचुएशन हेल्प करती दूसरी सिचुएशन में, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे हिंडर कर रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर है ऑफ लर्निंग है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की अवधि किस स्टेज को कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया है वीडियो में। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की जो स्टेज है वो है एडोलेसेंस स्टेज, किशोरावस्था। एडोलेसेंस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एडोलेसेंस स्टेज होती है टीन एज, ओके, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है? अकॉर्डिंग टू प्याजे, इन विच स्टेज चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकेबलरी। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा वोकेबलरी एक्वायर करना शुरू कर देता है, बिगिन कर देता है। ओके, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री सेंसरी मोटर फर्स्ट स्टेज है, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अकॉर्डिंग टू प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पहली स्टेज कब से कब तक होती है? 0 से 2, दूसरी 2 से 7, तीसरी 7 से 11 और फोर्थ 11 से आगे। ओके, फॉर्मल ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के किसी क्रिया की ओर विशेष झुकाव को मापने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। डैश फिलिंग द ब्लैंक्स इज यूज्ड टू असेस वन्स स्पेशल बेंट फॉर एन एक्टिविटी। किसी व्यक्ति की किसी क्रिया की ओर विशेष झुकाव को मापने के लिए उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, अभिक्षमता टेस्ट होगा उसका, एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फिलिंग द ब्लैंक्स सबसे साधारण प्रकार का चिंतन है। फिलिंग द ब्लैंक्स इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग है कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग यानी मूर्त चिंतन, सबसे साधारण प्रकार का चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग इज रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। थिंकिंग, लिंकिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लिंकिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करती है। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर टू। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है विद्यार्थी के व्यवहार को जानने में, टीचर की मदद करती है बच्चे का बिहेवियर कैसा है उसको जानने में, एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है। कक्षा में उचित अनुशासन स्थापित करने में भी एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है। उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करना है, अगर अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, किस बच्चे को कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है, एजुकेशन साइकोलॉजी से ही ये टीचर को पता लगता है, हेल्प मिलती है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है और कुछ नियोजित चरणों की पालना करता है तो वह डैश का उपयोग कर रहा है। इफ अ स्टूडेंट ट्राइज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली एंड बाय फॉलोइंग सम प्लान्ड स्टेप्स, ही इज यूजिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। ही इज यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, समस्या समाधान उपगम का वो प्रयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को उत्तर देने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। नवीनता को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। ओरिजिनलिटी को एनकरेज करना चाहिए। सृजनात्मक अधिगम संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही। यूज क्रिएटिव लर्निंग रिसोर्सेज करना चाहिए। झिझक और डर को बढ़ाना चाहिए, देखिए ये नहीं करना चाहिए। एनहांस हेजिटेशन एंड फियर को एनहांस नहीं करना है, नो पूछा है कौन सा नहीं करना है, तो झिझक और डर को नहीं बढ़ाना है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 है, आलोचना किसका उदाहरण है। क्रिटिसिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्रिटिसिज्म नेगेटिव मोटिवेशन का उदाहरण है। क्रिटिसिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 27, प्याजे के अनुसार व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास के फिलिंग द ब्लैंक्स चरणों से गुजरता है। अकॉर्डिंग टू प्याजे एन इंडिविजुअल पासिस थ्रू फिलिंग द ब्लैंक्स स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कितनी स्टेजेस बताई है प्याजे ने, 4 स्टेजेस बताई है, 4 स्टेजेस। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 4 स्टेजेस बताई है प्याजे ने इंडिविजुअल की, जिससे होकर व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास होता है इन 4 चरणों से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को नहीं करना चाहिए, ये तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से बालकों में शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ एजुकेशनली बैकवर्डनेस एमंग चिल्ड्रन। गरीबी, निर्धनता, पॉवर्टी, फिजिकल डिफॉर्मिटीज, शारीरिक अक्षमताएं भी ये बालकों में शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। इनफेक्टिव टीचिंग ये भी हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। व्यक्तियों की अभिरुचियां किससे प्रभावित होती हैं। इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटेलिजेंस, अब उसकी बुद्धि से। फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है उससे होता है, अफेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। पीयर ग्रुप कैसा, उसके साथी कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके साथ जो जिसके साथ वो रहता है उससे भी उसकी अभिरुचियां, उसका जो इंटरेस्ट है वो उसी तरफ जाने लगता है। पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है उससे उसके इंटरेस्ट डेवलप होंगे। इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि कैसी है, इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंस है, अगर गिफ्टेड है तो उसका रुझान किसी और क्षेत्र में होगा, अगर मंद बुद्धि है तो किसी और क्षेत्र में उसका रुझान होगा। तो ये सभी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरेस्ट को इस इंडिविजुअल के, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, सभी उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 साइकोलॉजी का। फिलिंग द ब्लैंक्स इज यूजफुल टू एनहांस इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट। कौन सा मेथड छात्रों की कल्पना को बढ़ाने में सहायक है। जो स्टोरी टेलिंग मेथड होता है ये इमेजिनेशन एनहांस करता है बच्चों की, हेल्प करता है बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने में, क्योंकि स्टोरी होती है, स्टोरी में कैरेक्टर्स बच्चे को इमेजिन करने पड़ते हैं माइंड में। तो जब बच्चा अपने माइंड में स्टोरी को सुनकर कैरेक्टर्स जो स्टोरी में आते हैं उनको इमेजिन करता है, कहानी को सुनकर अपने मन में उसको समझता है, तो उससे उसकी कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है, उसकी इमेजिनेशन जो पावर है वो इन्हांस होती है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
ओके, तो ये 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के थे। टमाटर उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फर्स्ट इन टोमेटोज प्रोडक्शन? टोमेटो प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है डिस्ट्रिक्ट सोलन, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। डिस्ट्रिक्ट सोलन फर्स्ट रैंक पे है। अगला क्वेश्चन है, काफी बेसिक क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जल की मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर की जब बात आती है तो चिनाब नदी में सबसे अधिक जल है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, रिवर चिनाब, जिसका नाम चंद्रभागा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी महिला सदस्य है? हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा एट प्रेजेंट टाइम? प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में 3 महिलाएं हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 3। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 68 सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, जिसमें महिलाओं की जो भागीदारी है 3 फीमेल महिला सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ? धामी गोलीकांड हुआ था 1939 में, ऑप्शन बी सही होगा, 1939 में हुआ था। डेट पूछी जाए तो 16 जुलाई 1939। देखिए ये सभी क्वेश्चन हमने मैक्सिमम 90 to 95% क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट पुस्तक के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट? तो इसके ऑथर हैं जे हचिंसन। जे हचिंसन इस पुस्तक के लेखक हैं। इसके अलावा पीएच वोगल का भी इसमें सहयोग था। 2 राइटर हैं इसके, जे हचिंसन और पीएच वोगल। पीएच वोगल ये 2 कैंडिडेट हैं, 2 राइटर हैं इस पुस्तक के। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो संस्था है ये जारी करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूएनडीपी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? हाउ मेनी पीपल अवॉर्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड 2024? भारत रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित हुए टोटल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 में दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित हुए थे 5 लोग। इनमें से कर्पूरी लाल जिनको मरणोपरांत मिला, एल.के. अडवाणी, लालकृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, पी.वी. नरसिम्हा राव मरणोपरांत और एम.एच. स्वामीनाथन मरणोपरांत, इन 5 विभूतियों को भारत रत्न 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, नाम भी याद रखें। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है नेक्स्ट। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? मॉडर्न हिस्ट्री की जब भी हमने लेक्चर डाले हैं ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम हमने रिवाइज किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कब की थी? 1939 को। 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये कांग्रेस के अंदर उन्होंने एक और अपनी एक टाइप से टीम बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन की कैपिटल है कीव। ऑप्शन डी कीव। देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया है। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके चेयरपर्सन कौन है, वाइस चेयरपर्सन कौन है, सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन हिमाचल डे मनाया जाता है, हिमाचल स्टेटहुड डे जिस दिन मनाया जाता है, यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 25 जनवरी 25th ऑफ जैन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 43। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली में है ये। ओके, चमोली के पास नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में आया और हमने डिटेल में डिस्कस किया था। भारतीय पुरातत्व के जनक के नाम से
किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। स्थापना हुई थी 1861 को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 को हुई थी। 1861 को, डेट याद रखें, ईयर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? व्हाट विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड? अरेबियन पेनिनसुला यानी अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है भाई वर्ल्ड का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, 2024 में विंबलडन चैंपियनशिप में किसने पुरुषों का एकल खिताब जीता? कार्लोस अल्काजार ने 2024 में विंबलडन चैंपियनशिप जीती। इन्होंने हराया नोवाक जोकोविच को इन्होंने फाइनल में हराया और मेंस सिंगल जीत लिया विंबलडन चैंपियनशिप का, कार्लोस अल्काराज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ये प्रीवियस स्टैट में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? ये गेहूं की किस्म है। ओके, वीट की ये वैरायटी है सोनालिका और कल्याण सोना, वीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने कार्य करना शुरू किया? इन विच ईयर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी स्टार्टेड फंक्शनिंग? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, शिमला के ऑब्जर्वेटरी हिल पे। पहले ये राष्ट्रपति निवास स्थान था। ओके, राष्ट्रपति निवास स्थान था, इसको बदल दिया गया था 1964 में, इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में बदल दिया और 1965 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। 20 अक्टूबर 1965 को इसने अपना कार्य करना, फंक्शनिंग इसकी शुरू हो गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1965। राष्ट्रपति निवास से पहले जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब ये वाइसरेगल लॉज कहा जाता था। ओके, इसे हमने कई बार डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, ब्रिटिश शासन के खिलाफ कूका आंदोलन किस राज्य में आयोजित किया गया था? इन विच स्टेट वॉज द कूका मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कूका मूवमेंट पंजाब में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 50 है, 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन से देश ने की थी? ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे? ओलंपिक गेम्स हुए थे पेरिस में, पेरिस में हुए थे। पेरिस कहाँ है? पेरिस है फ्रांस में, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रांस देश में ओलंपिक खेल 2024 हुए थे। अब नेक्स्ट 2028 के ओलंपिक्स कहाँ होंगे? नेक्स्ट ओलंपिक्स 2028 में जो होंगे वो होंगे यूएसए में। तो ये जो ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक होंगे 2028 में यूएसए में होंगे। कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे और कैलिफोर्निया में होंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश? तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2011 की सेंसस के अनुसार हमीरपुर। सबसे कम किसकी है? सबसे कम लोएस्ट चंबा की है। ओके, लोएस्ट चंबा की है और हाईएस्ट हमीरपुर की है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना? हिमाचल प्रदेश बिकेम विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये 18वां राज्य बना था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 18वां राज्य बना था। ये कब बना था 18वां राज्य? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे कब बनाया जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? जो कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति को कुल्लू घाटी से वो है रोहतांग पास, रोहतांग पास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रोहतांग पास की एलिवेशन कितनी है? कितनी हाइट पर है रोहतांग पास? रोहतांग दर्रा 3978 मीटर की एलिवेशन पे है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी? तो ये सतलुज रिवर में है हाईएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सतलुज रिवर। और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी सतलुज में ही है, सतलुज ही है। देखिए बिलासपुर में इसमें बहुत सा कोल डैम लगा है, भाखड़ा बांध है। उसके बाद आप पीछे चले जाएं अगर शिमला में, तो शिमला में भी प्रोजेक्ट हैं। शिमला से पीछे चले जाएं किन्नौर में सतलुज नदी पे तो नाथपा जाकड़ी है, और भी काफी ज्यादा प्रोजेक्ट सतलुज रिवर पे बने हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी सतलुज की है, लेंथ बेस की सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश? सबसे हाईएस्ट जो चोटी है वो है शिला पीक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शिला पीक। शिला पीक का जो एल्टीट्यूड है वो है 7025 मीटर एबव सी लेवल। लोकेशन है किन्नौर में। दूसरे नंबर पे है लियोपुरगिल, 6791 मीटर हाइट है।
लियोपोर्गिल की इग्नोर में है। तो फर्स्ट पे आएगा शिला, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट जज ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? कई बार डिस्कस किया है। एम.एच. बेग, हमीदुल्ला बेग पहले चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना? रिसेंटली हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना था 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, सुजानपुर टिहरा का किला किसने बनवाया? हु बिल्ट सुजानपुर टिहरा फोर्ट? सुजानपुर टिहरा फोर्ट अभय चंद ने बनवाया था। अभय चंद को सुजानपुर का संस्थापक भी माना जाता है। सुजानपुर रियासत का संस्थापक अभय चंद को माना जाता है। इसने 1748 में सुजानपुर रियासत की स्थापना की थी कांगड़ा से अलग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभय चंद ने ही सुजानपुर टिहरा का जो है किला है, जो फोर्ट है, उसका भी निर्माण करवाया था अभय चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ? बिलासपुर का गठन 1954 को हुआ था, 1 जुलाई 1954, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कालका शिमला रेलवे कब बनी थी? व्हेन वाज कालका शिमला रेलवे बिल्ट? कालका शिमला रेलवे लाइन जो है वो 1903 में कंप्लीट हो गई थी, बन गई थी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1903 में। इसकी टोटल लेंथ है 96.6 किलोमीटर, नैरो गेज है ये, 2 फीट एंड 6 इंचेस। इसके बाद इंग्लिश स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, पोएम इन शॉर्ट स्टैंजास नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी इज कॉल्ड? पोएम इन शॉर्ट स्टैंजास नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी इज कॉल्ड बैलेड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बैलेड। सेकंड क्वेश्चन है, वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली इज कॉल्ड लोकोसियस, ऑप्शन बी लोकोसियस, यानी जो बहुत बातूनी होता है, बहुत बात करता है, लोकोसियस कहलाता है, ऑप्शन ए। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज कॉल्ड मस्क, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, अ प्लेन एडजॉइनिंग किचन फॉर वॉशिंग डिशेज एक्सेट्रा इज कॉल्ड सक्लरी, ऑप्शन डी सक्लरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एंटीडोट? एंटीडोट पॉइजन के असर को, इफेक्ट को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है, एंटीडोट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 टू 69, यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, न्यूज़पेपर सेल बिकॉज ऑफ न्यूज़ एंड एडिटोरियल कवरेज, ठीक है, इसको पढ़ के आपको आंसर देने थे। ऐसा आता नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा काफ़ी सालों के बाद कि ऐसा क्वेश्चन आया हो, तो ये थोड़ा चेंज किया गया है पैटर्न में। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 66, द ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर डिपेंड्स ऑन सब्सक्राइबर्स एंड एडवर्टाइजर्स, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन में से आपको ये देखना था। अगला क्वेश्चन नंबर 67, द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, ऑप्शन बी। Question number 68, the word goal in the passage means growth of the press, option D. Second paragraph of the passage is about effectiveness newspaper management. Next है question number 70, the passenger were afraid but the captain filling the blanks them there was no danger. The passenger were afraid but the captain assured them that there was no danger, option C. Question number 71, diseases are filling the blanks through contact with infected animals. Diseases are transmitted through contact with the infected animals, option A correct होगा इसमें। Question number 72, he has full facts filling the blanks but is deliberately hiding them. He has full facts up his sleeves but is deliberately hiding them. Shivaji filling the blanks planned to escape from jail. Shivaji hit upon a plan to escape the jail, option D. Question number 74, filling the blanks the accident, the train will arrive in time. Barring the accident, option C correct होगा, B. Barring the accident,
द ट्रेन विल अराइव इन टाइम। क्वेश्चन नंबर 75, he is filling the blanks by nature and so avoids all company. he is timed by nature। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, यानी वो शर्मिला सा उसका नेचर है या थोड़ा नर्वस सा है। ओके, इस टाइप का इसका मीनिंग निकलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इडियम। क्वेश्चन नंबर 76 टू 81, मैरी एज अ क्रिकेट। इस फ्रेज और इडियम का क्या मीनिंग है? मैरी एज अ क्रिकेट। मैरी एज अ क्रिकेट इसका मतलब है टू बी केयर फ्री, टू बी अ केयर फ्री। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, टू रूल द रोस्ट, इट मीन्स टू डोमिनेट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 78, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल मीन्स टू लूज वंस टेम्पर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट मीन्स एट वंस विदाउट एनी डेलिब्रेशन, यानी सडनली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक मीन्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मीन्स किसी गड़बड़ का आभास होना, काइंड ऑफ। टू स्मेल अ रैट मीन्स टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। ऑप्शन डी, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, यानी समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है उसकी रियलाइजेशन हो जाना। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक यानी टू स्मेल अ रैट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 टू 85, यहाँ पे एरर बताना है, एरर फाइंड आउट करना है। द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू अवर्ट द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग द कार टू अ सडनली स्टॉप। ब्रिंगिंग द कार टू अ सडनली स्टॉप, ब्रिंगिंग सडनली, तो टू अ सडन स्टॉप होना था यहाँ पे, नॉट सडनली स्टॉप। ऑप्शन डी में एरर है यहाँ पे, सडन स्टॉप, यानी यहाँ पे आना था सडन स्टॉप, सडन स्टॉप। ये यहाँ पे एरर है तो ऑप्शन डी, डी पार्ट में इसकी एरर है, यानी डी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। तो थॉरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन, थॉरोली की जगह आना था यहाँ पे, 83 में एरर है, इसमें आना था थॉरो क्लीनिंग ऑफ द मशीन। थॉरोली नहीं आना था यहाँ पे, थॉरो। ऑप्शन सी में एरर है इसमें, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 64, आई एडवाइज्ड माय सन टू एंगेज टू कुलीज इंस्टेड ऑफ वन बिकॉज द लगेज वॉज टू मच हैवी। देखिए टू मच नहीं होता, टू हैवी होता है। टू मच हैवी, टू मच हैवी नहीं होगा, टू हैवी होगा। ओके, बहुत हैवी है, टू मच साथ में नहीं लगता। फॉर एवरी सिंगल कुली, तो यहाँ पे ही एरर है, ऑप्शन सी में एरर है इसमें, इसमें भी सी करेक्ट हो जाएगा, 84 में सी। क्वेश्चन नंबर 85, द एंग्री मैन वॉकड हरिडली इनटू द क्राउडेड रूम एंड शाउटेड लाउड एट द गेस्ट। शाउटेड लाउड, यहाँ पे और सा लग रहा है ना, शाउटेड लाउडली, इसमें एरर है यहाँ पे, यानी ऑप्शन सी में एरर है, पार्ट सी में। क्वेश्चन नंबर 86 में है अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, यहाँ पे बताना है। एवरी मॉर्निंग आई गॉट अप एट 4 o'clock बट टुडे आई गेट अप एट 7 o'clock, बट टुडे आई गॉट अप। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, द मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग, इसकी जगह आ सकता है मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, द कलर्ड सॉफ्टनड एज द सन वेंट डाउन। सॉफ्टन की जगह आ जाएगा मेलोड, ऑप्शन बी मेलोड। क्वेश्चन नंबर 89, ही टुक डिसएडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड चीटेड मैनी मैन। he took advantage of the situation and cheated many people, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन है, he was released from the hospital yesterday। he was released from the hospital, रिलीज की जगह यहाँ पे डिस्चार्ज, he was discharged from the hospital yesterday, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, सो ये 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे इंग्लिश पोर्शन से।
फर्स्ट है 91st क्वेश्चन सोशल स्टडीज का एसएसटी से, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का जो अंतिम रूलर था वो था धनानंद। धनानंद अंतिम शासक था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। धनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर। अंतिम रूलर था नंद डायनेस्टी का धनानंद, ऑप्शन बी। बिंबिसार कहाँ का शासक था? बिंबिसार वाज द किंग ऑफ मगध का शासक था बिंबिसार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा मगध। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्ता को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा समुद्रगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 94, वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण हैं? हाउ मेनी वर्णास आर देयर इन वर्ण सिस्टम? वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और फोर्थ शूद्र है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण है। गुजरात का प्राचीन नाम क्या था? देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट ना देखें, अगर एलिमिनेशन भी करें अगर ऑप्शन की, तो इंद्रप्रस्थ पहला दिया है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास का एक प्राचीन शहर था, तो जिसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में कौरवों और पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ को कहा जाता है, तो इंद्रप्रस्थ तो गुजरात से लेना देना नहीं है, तो इसको एलिमिनेट हो जाएगा। पाटलिपुत्र अगर देखें तो पाटलिपुत्र बिहार में पटना शहर का प्राचीन नाम था, पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। पुरुषपुर बचा है, पुरुषपुर पेशावर का प्राचीन नाम था, पुरुषपुर पेशावर का प्राचीन नाम था, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचता है हमारे पास लाट, तो लाट में हम लाट के साथ हम जा सकते हैं कि गुजरात का प्राचीन नाम लाट है, ओके, क्योंकि ये 3 तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी, सिंपल है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? कई बार डिस्कस किया है शांति का स्तूप। शांति का स्तूप मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के भोपाल के पास, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भोपाल के पास है सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ? स्वामी महावीर का जन्म 599 बीसी में हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कहाँ हुआ था? वैशाली गणराज्य में, वैशाली गणराज्य में इनका जन्म हुआ था। महमूद गजनी के साथ भारत कौन आया? महमूद गजनी के साथ अल बरूनी सा भारत आया था, अल बरूनी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अल बरूनी ये कौन था? ये एक विद्वान था जो साथ में आया था, ओके, विद्वान। क्वेश्चन नंबर 100, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। आधुनिक मानव का साइंटिफिक नेम है मॉडर्न मैन का। काफी बेसिक क्वेश्चन थे, ओके। उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिन्हाज ए सिराज ने किया था। मिन्हाज ए सिराज कौन था? ये एक फारसी, ये फारसी इतिहासकार था, एक फारसी इतिहासकार था ये, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? मनुस्क्रिप्ट्स को रखा जाता था अभिलेखागारों में, इसको सुरक्षित रखा जाता था आर्काइव्स में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अभिलेखागार। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल क्या था? व्हाट वाज द रेन पीरियड ऑफ पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल माना जाता है 1175 से 1192 तक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1192 से कॉमन एरा तक इनका शासनकाल माना जाता है 1175 से। ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के रूलर थे, दिल्ली अजमेर साइड के, ओके, इंडिपेंडेंट हिंदू किंग थे। 1175 से 1192 तक के टाइम पीरियड को इनके शासनकाल का दौर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, उस व्यक्ति का नाम बताओ जो 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। नेम द पर्सन हु बिकेम द किंग एट द एज ऑफ 13। एट द एज ऑफ 13 किंग बना था अकबर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को सम्राट बनाया गया था। राज्याभिषेक हुआ था अकबर का 1556 में। कहा हुआ था? कलानौर में, कलानौर। दीन ए इलाही की स्थापना भी अकबर ने की थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के आरंभिक वर्षों में उसकी राजधानी कहाँ थी? विच वॉज द कैपिटल ऑफ शाहजहां इन द अर्लियर? प्रारंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी थी आगरा, ऑप्शन बी आगरा। राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? क्वेश्चन नंबर 106 है, राज राजेश्वर मंदिर बनवाया था चोल वंश के शासक राजा राजराज ने, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राजा राजराज। चोल राजा थे ये। कब बनवाया था ये? 11वीं शताब्दी में बना था ये।
11th सेंचुरी में। कई बार पूछ लिया था कि राजेश्वर मंदिर का वास्तुकार कौन था। इसका वास्तुकार था कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन, ये नाम था वास्तुकार का। राजेश्वर मंदिर के वास्तुकार का बनवाया था ये राज द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। राष्ट्रगान के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिला है। कब मिला है नोबेल प्राइज, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ओखली और मुसल का प्रयोग किस लिए किया जाता था। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही है, पकेगा तो अनाज ओखली में नहीं, अनाज रखा भी नहीं जाता ओखली में, तो ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट होगा। अनाज को पीसने के लिए ओखली का प्रयोग किया जाता था और मुसल का। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था उसका नाम पूछा है यहाँ पे, वो था बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई। वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री स्टार्टेड। पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगी थी हुगली नदी के किनारे। हुगली कहाँ है, हुगली वेस्ट बंगाल में है हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री लगी थी 1651 में। 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई। प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी फाउट। प्लासी की लड़ाई 1757 को हुई, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने पार्टिसिपेट किया था, नेतृत्व किया था, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। 1757 को ये हुआ था। बक्सर की लड़ाई कब हुई है, तो अच्छा पिछले में प्लासी की थी, नेक्स्ट में बक्सर है। देखिए दोनों पूछ ली गई है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 1764 को। 1757 के बाद 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था। हु कॉल्ड द शेर ए मैसूर, यही होना था यहाँ पे। शेर ए मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, है ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है टीपू सुल्तान को कहा जाता है शेर ए मैसूर। ये भारत के मैसूर साम्राज्य के शासक थे, ने मैसूर का बाग भी कहा जाता था। शेर ए मैसूर या मैसूर का बाग टीपू सुल्तान को। इन्होंने मैसूर पर शासन किया था 1782 से 1799 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने फिलिंग द ब्लैंक्स का सिद्धांत लागू किया। इन्होंने लेप्स की नीति लागू की थी। विले का सिद्धांत, अगर कोई राजा है उसका कोई अपना पुत्र नहीं है तो उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। लेप्स की नीति इन्होंने अपनाई थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश नील की खेती करता था। नील की खेती अंग्रेजी शासनकाल में भारत में की जाती थी। पूरी जमीन बर्बाद हो जाती थी, पानी बहुत ज्यादा लेती थी नील की खेती। ओके, तो भारत में ही नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, फोर्सफुली ये नील की खेती करवाई जाती थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर ये ऐसा देखा जाए कि नील की खेती से शुरू हुई, तो ये पोर्तुगीज ने जमाइका में, ब्राजील में और वेनेजुला में इसकी खेती शुरू हुई थी। लेकिन यहाँ पे ज्यादा कौन सा देश करता था, अब ये किस रेफरेंस में पूछा गया है। वैसे अमेरिका में भी काफी नील की खेती हुई है, तो इसमें ऑप्शन सी भी हो सकता है। देखिए ऑप्शन ए और सी में कोई ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन, अगर नील की खेती की शुरुआत देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका में, जैसे नॉर्दर्न जो अमेरिका है यूएसए, ये इसके अधिकांश हिस्सों में इसकी शुरुआत हो चुकी थी नील की खेती की पहले। ओके, भारत से भी पहले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 भारत की संसद में सम्मिलित है। भारत की संसद बनती है राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से, इन तीनों से मिलकर बनती है भारत की संसद। इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संसद के अभिन्न अंग है 3। हालांकि जो राष्ट्रपति है वो संसद के किसी भी सदन का जो है हिस्सा सदस्य नहीं होता है। ओके, जैसे लोकसभा का भी सदस्य नहीं होगा राष्ट्रपति, राज्यसभा का भी ये सदस्य नहीं माना जाता है, लेकिन ये अभिन्न अंग माना जाता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति भी इसमें इंक्लूड करा जाता है। लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन यानी राज्यों की परिषद के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन। और जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता, हु इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। तो भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता मैक्सिमम टाइम जो है ये प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने
मनोनीत सदस्य होते हैं। लोकसभा में देखिए 2020 तक 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, लेकिन 2020 में जनवरी 2020 में इस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अब 2020 के बाद एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है। किए जाते थे है ऑप्शन में, हाँ वर है ऑप्शन में, तो 2 किए जाते थे, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ये 2020 के बाद तो अब एक भी नहीं है, 0 रिप्रेजेंटेशन है नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की, नॉमिनेटेड मेंबर्स की, लेकिन यहाँ पे थे है वॉज 2020 तक, तो वॉज यानी किए जाते थे, 2 किए जाते थे, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा, 2 मेंबर्स। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग पंजाब अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दिल्ली। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान में भूषण रामकृष्ण गवई, ये करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ओके, जो नए अभी अपॉइंट हुए हैं, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कितनी वर्ष तक की आयु के बच्चों से घर या उद्योगों के काम नहीं करा सकते हैं? व्हाट इज द मिनिमम एज बिलो विच इट इज इलीगल टू एम्प्लॉय अ चाइल्ड फॉर लेबर एट होम और फैक्ट्रीज? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम कराना प्रतिबंध है। ऑटोमोबाइल है, वर्कशॉप है, या कोई हथकरघा है, कोई भी घरेलू काम है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ये रोजगार पर प्रतिबंधित किया गया है, फैक्ट्रीज में और घर में, ओके, एट लेबर एट होम या फैक्ट्रीज, ऑप्शन ए 14 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? दूसरा विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945 तक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दूसरे विश्व युद्ध में जापान देश ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसमें यूएसए के द्वारा जापान पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग की गई थी, हिरोशिमा और नागासाकी पे। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। 8 मई 1945 को युद्ध समाप्त कर दिया गया था, 8 मई 8 मई 1945 को। जर्मनी ने भी इसमें बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है भगत सिंह की आयु कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई? देखिए 1931 को जब भगत सिंह को फांसी हुई थी, तब उनकी एज महज 23 वर्ष थी। 23 साल के जवान उनको फांसी दे दी गई थी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था? मंदिर प्रवेश आंदोलन, इससे मंदिर प्रवेश नाम से पता चल रहा था कि एक दलित लोगों को मंदिरों में जाने का प्रवेश नहीं था, जिस कारण उनके द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था। भीमराव अंबेडकर द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। कब इसके आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 1927 को, 1927 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है यह किसने कहा कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है? हु सेड हिंदू रिलीजन क्रश्ड द वीमेन? पंडिता रमाबाई की स्टेटमेंट है ये। पंडिता रमाबाई ने कहा था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। अगला क्वेश्चन है हालांकि मैं इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता हूं कि हिंदू धर्म में महिलाओं का दमन होता है। यहाँ प्राचीन काल में जब सती प्रथा जैसी कुरीतियां थी उस समय ये कहा जा सकता है, लेकिन आज के समय में हिंदू धर्म में कोई भी महिलाओं का दमन नहीं होता है, ओके। ये 19वीं शताब्दी की ये स्टेटमेंट हो सकती है, ओके। उस समय के दौरान हो सकता है कुछ कुरीतियां थी जिस कारण से ये उन्होंने कहा हो। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी? द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान वॉज मेड ऑफ विच स्टील? टीपू सुल्तान की तलवार जो थी वो वुड्स स्टील से बनी थी, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती थी, ये इसकी खासियत थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि ये इसमें जो कार्बन का जो मात्रा है वो ज्यादा होती थी। यह स्टील तलवार को बहुत ज्यादा मजबूत बना देती थी और ये आसानी से टूटती नहीं थी, ब्रेक नहीं होती थी युद्ध के दौरान। और ये जो इसके दुश्मन के जो सुरक्षा कवच होते थे उसको भी यह आराम से तहस नहस कर सकती थी। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का था? फ्रांसीसी क्रांति का झंडा जो है ये 3 रंग का था। इसमें एक ब्लू कलर था, ब्लू था, व्हाइट था और रेड कलर था। ये झंडा कब यूज हुआ था? ये झंडा 1789 में, 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस झंडे का यूज हुआ था। अगला क्वेश्चन साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन डेट थी 3 फरवरी, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इसे 1927 में ही नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन 1928 में ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन है टोक्यो का पुराना नाम क्या था? ये टोक्यो है, टोक्यो हिंदी में टोक्यो है। टोक्यो का ओल्ड नेम क्या था? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ टोक्यो? टोक्यो का ओल्ड नाम था ईडो। ईडो वाज द ओल्ड नेम ऑफ टोक्यो।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, चिपको आंदोलन किसने चलाया? हु स्टार्टेड चिपको मूवमेंट? चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सुंदरलाल बहुगुणा के अलावा गौरी देवी भी थी, चंडी प्रसाद भट्ट और अन्य लोग भी शामिल थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा दिया गया है तो ये भी करेक्ट होगा। ओके, ऐसे 3-4 मेंबर थे, ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार के फिलिंग द ब्लैंक्स अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। 3 है। ओके, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी थी? व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ वीमेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की स्त्रियों की जो साक्षरता दर थी वो थी 65% के आसपास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एग्जैक्ट थी 65.46%, लेकिन 65% यहाँ पे ऑप्शन डी ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। 2011 के बाद 2021 में सेंसस नहीं हुई है, अब होंगी तो चेंज होगी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेपाल का अंतिम शासक कौन था? देखिए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हु आर द लास्ट रूलर ऑफ नेपाल? ज्ञानेंद्र नेपाल का अंतिम शासक था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ज्ञानेंद्र इनका पूरा नाम था, ज्ञानेंद्र शाह। इनका जो शासनकाल था वो 2001 से 2008 तक था। 2008 तक इनका शासनकाल था। ओके, अंतिम 2001 से 8 तक इनका शासनकाल था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है? विच कंट्री हैज द 2 पार्टी सिस्टम? यूके में यानी ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम है, इसके अलावा कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। इन कंट्रीज में 2 काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम है। तो ऑप्शन में यहाँ पे ब्रिटेन दिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, संसार में अधिकतर देशों में फिलिंग द ब्लैंक्स सरकार मौजूद है। तो मैक्सिमम कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डेमोक्रेसी है। जैसे चाइना को छोड़ दें अगर, ये कुछ और कंट्री है जैसे कोरिया वगैरह, तो उनको छोड़ दें अगर, तो मैक्सिमम कंट्रीज में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लोकतांत्रिक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में डैश शासन चलाते हैं? लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही लोगों को चुनती है, जनता के द्वारा ही प्रतिनिधियों को चुना जाता है। तो लोग इसमें डेमोक्रेसी हैज द रूल ऑफ लॉ, ऐसे रूल ऑफ लॉ नियम चलते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखिए वीमेन रिच ये तो नहीं होंगे, या तो इसका ऑप्शन ए होगा, लोगों का शासन होता है, या फिर डी होगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ होता है इसमें ना प्रेसिडेंट की चलती है ना किसी इंडिविजुअल की। तो इसमें पीपल तो शासन करते हैं, लोगों का शासन होता है, डेमोक्रेसी है। लेकिन अब किस सेंस में पूछा गया है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से कोई एक इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, हिमाचल में पिछले वर्ष 2023 में कौन सी आपदा आई? तो हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा हुई थी लास्ट ईयर, पिछले वर्ष में 2023 में। हाँ, ये 2024 में लगता है क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया है। पिछले वर्ष 2023 में आपदा आई थी, ये 2023 में भारी वर्षा, बाढ़ जिसके कारण आई, फ्लड्स हुए, फ्लैश फ्लड और भारी तबाही मची थी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, भारी वर्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, भूकंप रोधी भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? व्हाट आर द शेप ऑफ बिल्डिंग ऑफ एंटी अर्थक्वेक शुड बी? सिमेट्रिकल शेप होनी चाहिए, जैसे रेक्टेंगुलर है अगर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रेक्टेंगुलर आयताकार शेप सही मानी जाती है भूकंप रोधी भवनों में। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 17 वर्ष। तो 18 वोट डालने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। ऑप्शन सी बी करेक्ट होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 18 वर्ष कम से कम एज होनी चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, किसने कहा कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है? तो ये स्टेटमेंट है लुई 14 की। लुई 14 की ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लुई 14वां। इसने कहा था कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ। ये एक फ्रेंच किंग था, फ्रांस का राजा था ये लुई 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत रूस के किसान को क्या कहते थे? द फॉर्मर ऑफ सोवियत यूनियन वर नोन एज, कुलक कहा जाता था फॉर्मर सोवियत यूनियन के फार्मर्स को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कुलक। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? विच इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज ऑफ इंडिया?
तो जो इंडो गैंजेटिक या इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया है। देखिए इंडियन डेजर्ट तो नहीं होगा, यानी जो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तरी मैदान है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये मोस्ट फर्टाइल एरिया है। अगला क्वेश्चन है गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई है अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 2500 किलोमीटर। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है हमने ये कुछ दिन पहले। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हालांकि 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू हुआ 1950 को। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 146, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? निर्वाचन आयोग में टोटल, इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर्स हैं। पहला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है ज्ञानेश कुमार। नाम पूछ लिया सकता है अपकमिंग टैट में। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एट प्रेजेंट 2025 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन है, ऊपरी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्री जगदीश धनखड़ जी। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति भी है कहा जाता है, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति भी भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो श्री जगदीश धनखड़ जी ये राज्यसभा के भी सभापति हैं और उपराष्ट्रपति भी हैं। ओके, इन्हीं के पास ही उपराष्ट्रपति के पास ये पदभार होता है। राजनाथ सिंह क्या है? डिफेंस मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 हैं, एट प्रेजेंट 6 हैं। 7वां था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, इसे अब लीगल राइट बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अब फंडामेंटल राइट से इसे हटा दिया गया है। अब 6 अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार हैं, और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 में सम्मिलित किया गया है। फंडामेंटल राइट्स लिए हैं हमने यूएसए से और फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं यूएसएसआर से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द नेम ऑफ एंशिएंट इंडिया सिविलाइजेशन? भारत की प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? भारत की प्राचीन सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, सो दैट्स इट। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिए हैं, वहाँ से आप फॉलो हमें कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियोस देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू।